आप क्या चाहते हैं? अवैसी जी जो है आप क्या चाहते हैं? मेरे नजर में वो जिन्ना के सेकंड वेरिएंट है, क्योंकि जो अवैसी जी का चाल है, जिस प्रकार से जिन्ना ने देश को बांटा था कुर्सी के लिए, जिन्ना को भारत माता से कोई शिकायत नहीं थी, और ऐसा भी नहीं कि जिन्ना को राजनीति ने कुछ दिया नहीं था। वो धीरे धीरे कोशिश कर रहा है जिन्ना बन। चलिए आप तो परिचय मैंने सारा दे दिया है, आप सबको इंतजार था, आप सब सुनना चाह रहे थे। तो अब जमाल सिद्दीकी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब, आप अल्पसंख्यक समाज की आवाज भी हैं और एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन का चेहरा भी हैं। इन दोनों भूमिकाओं को बैलेंस करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है आपके लिए? सबसे पहले तो तहलका संवाद, ये जो उपक्रम है, इसके लिए मैं दिल की गहराई से शुभेच्छा देता हूं। बहुत शुक्रिया सर। और जिस प्रकार से नाम है तहलका, मुझे पूरी आशा है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में एक तहलका जरूर मचेगा, जो दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित, उनकी आवाज को उठाकर उनको न्याय देने का एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर खड़ा हुआ है। और मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म का आज यहाँ पर साक्षी बन रहा हूँ। बहुत बहुत शुभेच्छा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी भी खुशनसीबी है कि आप आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं एक चीज जानना चाहूंगी सर, आजकल जो माहौल है उससे आप भी अच्छे से वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितनी आवाम यहाँ मौजूद है, वो भी वाकिफ है। ऐसे में अक्सर ये माहौल बना रहता है कि अल्पसंख्यक समाज और भाजपा के बीच दूरी है। आप ग्राउंड पर इसे कैसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक भ्रम की स्थिति है? मुझे लगता है कि ये सब राजनीति का स्टंट है। और अगर राजनीति से बाहर आकर देखें तो कहीं कोई दूरी नहीं है। सब हम भाई हैं, सब हम भारत माता के संतान हैं, सब हम भारतवासी हैं, एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर काम करते हैं। क्योंकि जो राजनीति आज की है, वहां पर जो लोग विकास का काम नहीं कर सकते, जो लोग दिलों को जीत नहीं सकते हैं, वो लोग दिलों को बांटकर जीतना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये आसान काम भी जी। पर मुझे खुशी इस बात की कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो युग परिवर्तन किया है, इस युग परिवर्तन में उन्होंने जो दंगा की राजनीति थी उसको भी समाप्त किया है, जो भ्रष्टाचार की राजनीति थी उसको भी समाप्त किया है, जो परिवारवाद का कैंसर था उसको भी समाप्त किया है, और जो ये जात पात की राजनीति थी, धर्म की राजनीति थी, उसको भी समाप्ति की ओर ले जाकर उन्हें खड़ा किया है। आने वाले समय में अब ये भी राजनीति नहीं चलेगी। आप मानते हैं कि सबका साथ सबका विकास एक साथ हो रहा है? तो बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है, उसके तहत पूरे देश भर में सबको साथ लेकर सबको विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया जा रहा है। और यही वो मंत्र है जो जात पात की राजनीति, दंगे की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, इसका सफाया किया है। क्योंकि जो भूखा होता है, जो बेरोजगार होता है, वही दंगा करता है। जो जिनके हाथों में काम है, जो रोजगार से है, जो घर परिवार अच्छे से चला रहे, उनके पास कहाँ समय है जात पात की राजनीति करने की और दंगे की राजनीति करने की। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास के तहत सभी को
एक साथ ले जाकर विकास के पथ पर चलाने का काम किया है। और यही वजह है कि देश में राजनीति को एक सम्मान मिल रहा है। पहले हम देखेंगे जब कोई राजनीतिक आदमी आता था तो लोग उसको अच्छी नजर से नहीं देखते थे, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रम से और विशेष रूप से उस उत्तर प्रदेश में जहां हम बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण का काम किया है, सभी धर्मों का सम्मान किया है, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको स्वास्थ्य की सेवाएं दी है, निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था राजनीति में आने का और राजनीतिक पार्टी बनाने का, क्योंकि आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे, जनसंघ के जो संस्थापक थे, हमारा लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं था, हमारा लक्ष्य सेवा था। अब जबकि सेवा करना है तो सत्ता जरूर चाहिए, सत्ता एक माध्यम है। और उसी लक्ष्य के तहत जो हमारी सोच थी अंत्योदय, हम सब के जो मार्गदर्शक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका जो सोच था अंत्योदय, अंत्योदय मतलब जो समाज का अंतिम आदमी है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो गरीब है, जो बेसहारा है, जिसका कोई नहीं है, उसका सहारा बनो। और उसी मंत्र को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बखूबी सबके साथ सबका विकास के माध्यम से पूरा करने का काम किया है। आज राजनीति और साफ सुथरी राजनीति जो देश भर में चल रही है, पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। इतना सब कुछ जब हो रहा है सबके लिए कि सबका साथ सबका विकास, सर गैप जो है वो कहाँ आ रहा है फिर? क्यों ये धारणा बनती जा रही है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, या आप जिस समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, क्यों ये भरोसा नहीं दिला पाते हैं कि साफ साफ कई मंचों से नाम लूंगी तो एक लंबी फहरिस्त से कहा जाता है कि भाई मुस्लिम समुदाय को वोट नहीं चाहिए। क्या वाकई में मुस्लिम जो है सभी के लिए सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है, या फिर कुछ अस्तित्व रखते हैं आज के टाइम में? आप कैसे देखते हैं इसको, मौजूदा वक्त की राजनीति को? देखिए, एक शेर है, आंखें खोलनी पड़ती है रोशनी के लिए, आंखें खोलनी पड़ती है रोशनी के लिए, सिर्फ सूरज निकलने से उजाला नहीं मिलता। और जो लोग जिस रंग का चश्मा पहनते हैं उसी रंग का लोगों को दिखाई देता है। मतलब सावन के अंधे को हरा नजर आता है, आप ये बिल्कुल। देखिए, ठीक है, लोग शर्म करने में कहीं ना कहीं आगे नहीं आते। पहले की जो राजनीति थी कांग्रेस की, सपा की, आपने देखा कि कुछ दबंग अपने क्षेत्र में ओट की खेती करते थे, और वो ओट का जो माल था निकलता था खेत से, उसको अखिलेश जी के साथ, बहन मायावती के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ उनके मंडी में लाकर बेचते थे। और उस जो ओट के ठेकेदार होते थे, खेती करने वाले होते थे, वो चंद लोगों को पाल के रखते थे, समाज को कुछ नहीं मिलता था। इसी उत्तर प्रदेश में जहां पर अब जो प्लान करके गए हुए लोग हैं वो वापस आ रहे, वरना इसी उत्तर प्रदेश में कोई सुख सुविधाएं नहीं थी। शिक्षा के लिए हम लोगों को जो है महाराष्ट्र जाना पड़ता था, कर्नाटक जाना पड़ता था, केरल जाना पड़ता था। रोजगार के लिए हम लोगों को मुंबई जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, दुबई जाना पड़ता था। यहाँ क्या था? कुछ नहीं था, सिर्फ कुछ माफियाओं के हाथ में जो है सारे संसाधन लगे हुए थे। तो वो माफिया, उनके हाथ से जब सारे संसाधन जा रहे हैं तो वो तो बरगलाएंगे, वो तो गुमराह करेंगे, वो तो डिस्टर्ब करेंगे, वो तो जो सख्ती हो रही है कि सख्ती बुरे काम से दूर रहने के लिए हो रही है, सख्ती हो रही है कि आप शिक्षा में आए, सख्ती हो रही है कि आप रोजगार करें, तो वो तो लोगों को भड़काएंगे। कहीं भी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है। आज तक
किसी ने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, या कोई भी प्रदेश का हमारा मुख्यमंत्री हो, आज तक किसी ने एक शब्द नहीं कहा है कि फला व्यक्ति, इसका धर्म अलग है इसलिए इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। सबके साथ न्याय हुआ है, सबको जो है दंडित किया गया है। तो ये जो लोग सस्ती राजनीति के तहत धर्म की राजनीति करके, जात की राजनीति करके, भाषा की राजनीति करके अपना राजनीति चलाना चाहते हैं, अब उनको राजनीति करने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि चाहे देश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये बहुत आगे निकल चुका है जात धर्म पंथ की राजनीति से ऊपर उठकर अब उत्तर प्रदेश विकास की राजनीति में। आपने धर्म की राजनीति की बात की, तो अगर आपको एक गलत धारणा तोड़नी हो जो बीजेपी मुस्लिम समुदाय के बीच समाज में बनी हुई है, वो क्या होगी? आप श्रम करें, आप श्रम करें, आप शिक्षित हो, आप काबिल बने, भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत करेगी। आप दबंगई के बल पर, आप गलत काम करके, आप कितने बड़े भी वोट के ठेकेदार होंगे, भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत नहीं करेगी। कई अवसरों पे देखें, भारतीय जनता पार्टी ने जात धर्म का भेद नहीं रखा है। अभी आपको मैं 6 अप्रैल 1980 को लेकर जाऊंगा, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई मुंबई के दादर में। तो इसमें 4 प्रमुख लोग हुए जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदों पर बैठे। पहले हुए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। दूसरे हुए श्री आडवाणी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हुए। तीसरे हुए श्री मुरली मनोहर जोशी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हुए। और जो प्रमुख चौथे लोग थे, चौथे व्यक्ति थे, वो थे हाजी सिकंदर बख्त, जो दिल्ली से थे, जनता पार्टी से सांसद थे। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी ने 4 पिलरों में से एक पिलर सिकंदर बख्त को बनाया। अगर भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान से द्वेष होता तो संस्थापक जो नींव पड़ रही थी उसमें एक पिलर सिकंदर बख्त नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी अवसर हुआ है सबको समान रूप से भागीदार बनाने का काम किया है। लेकिन मुझे इस बात को कहते हुए खेद हो रहा है कि हमारे समाज के लोगों के बहकावे में, विशेष रूप से अखिलेश जी के बहकावे में, मायावती जी के बहकावे में, कांग्रेस के बहकावे में आकर भारतीय जनता पार्टी को अपना दुश्मन समझा और दूरी रखा। इसलिए तो मैंने कहा था शेर को कि आंखें खोलनी पड़ती है रोशनी के लिए, सिर्फ सूरज निकलने से उजाला नहीं मिलता। तो लोग आए, बैठे, जब जब अवसर मिला है भारतीय जनता पार्टी ने काबिल व्यक्ति को उसके धर्म से मापने काम नहीं किया है, उसकी काबिलियत से उसको न्याय देने का काम किया है। ठीक है सर, आप क्योंकि देखिए अल्पसंख्यक समाज से आप आते हैं, अगर आज देश का एक आम अल्पसंख्यक युवा आपसे सीधा सवाल पूछे कि हमें आपसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए, तो उनके लिए आपका क्या जवाब होगा? आपसे बहुत उम्मीद है आपके समाज को। नहीं, देखिए, भारत हमारा देश है, बहुत खूबसूरत देश है। इस देश के लिए हमसे जो हो सके वो हमें अपना योगदान देना चाहिए। हम जिस काबिल हैं, जिस जगह रह रहे हैं, वहां रहकर भारत माता की सेवा करनी चाहिए। और अगर हमने ईमानदारी से अपने देश की, अपने भारत माता की सेवा की, तो मुझे लगता है किसी बात की हमें कमी नहीं होगी। हमें शिक्षा में आगे आना चाहिए, हमें रोजगार में आगे आना चाहिए, हमें जात पात और धर्म के जो ये आडंबर है इससे दूर होना चाहिए। धर्म हमें अपने घर के अंदर मानना चाहिए, क्योंकि ये जो भारत देश है ये बहुत महान देश है। यहाँ पर सर्वधर्म संभाव है, अनेकों धर्म है। दुनिया में सबसे ज्यादा धर्म अगर कहीं पाए जाते हैं तो भारत में। यहाँ तो धर्म के मानने वाले भी हैं, उनको भी जगह है, धर्म को ना मानने वाले भी हैं, उनको भी जगह। जिक्र सिर्फ 2 ही धर्मों का होता है, हिंदू और मुस्लिम, ऐसा नहीं, सभी धर्म के लोग हैं। यहाँ तो धर्म के ना मानने वालों का भी सम्मान है। तो हमें सिर्फ इतना कहना है कि हमारे युवाओं से कि हम इस धर्म में जो हैं
उस धर्म को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखना चाहिए। कब? जब हम अपने घर के अंदर हैं। लेकिन जब हम घर के बाहर निकले तो ये सर्वधर्म समभाव वाला देश है। अनेकों धर्म के लोग बाजार में हैं, सड़कों पे रहे, तो वहां जो हमारी भावना है वो सर्वधर्म समभाव की होनी चाहिए, सभी धर्मों के सम्मान की होनी चाहिए, सबको आदर देने की होनी चाहिए। और जब हम किसी जिम्मेदारी पर बैठे तो हमें सबको न्याय देना चाहिए। तो वहां जो हमारा व्यवहार होना चाहिए वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। अगर इन बातों को कड़ाई से पालन करते हैं तो मुझे लगता है कि ना हमें कहीं दिक्कत जाएगी, ना हम कभी पीछे रहेंगे। ये देश हमारा बहुत सम्मान देने वाला है हमें। सर एक और संदेश है, वो है समय की बाध्यता का, वरना हम आपसे इस संदेश को आप कर सकते हैं। चलिए एक सवाल करें, जल्दी करें, आपकी आवाज आ रही है वैसे जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चूंकि माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी भी योजना है, जैसे राशन की योजना है, पूरी 100% सारे समाज को मिलती है। आपका जो मेडिकल कार्ड बना है सबको मिलता है। ऐसा सब कुछ करने के बाद निरंतर सारी जितनी भी योजनाएं, जितनी सड़कें बनती हैं सारी, ऐसा कोई विभेद नहीं सरकार के साथ, कोई से विभेद नहीं करती। जैसा आपने कहा उसको मैंने एक और आगे बढ़ा दिया। अगर ऐसा विभेद नहीं है तो आप किस तरीके से कन्विंस कर पाने में, मुझे लगता है कि कैसे नहीं कन्विंस हो पा रहे कि जो एक समाज है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर है तो कहीं ना कहीं उनको कैसे कन्विंस किया जाए कि ये मुख्य धारा में माननीय प्रधानमंत्री जब इतना कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी करना चाहते, माइनॉरिटी वोट जो है कब करेगा भारतीय जनता पार्टी को कब करेगा इतना कार्य होने के बाद भी? जी, इसका जवाब अगर सर आपकी इजाजत हो एक लाइन में मैं देना चाहूंगी, उसके बाद आप कंप्लीट कीजिएगा। सर ये गलत धारणा है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता। कुंदरकी में उपचुनाव हुए हैं, मैं संभल विधानसभा से आती हूँ, उत्तर प्रदेश की। संभल इस वक्त हॉट सीट है, सबको पता होगा क्योंकि अयोध्या के बाद अब दूसरा संभल ही है जो सियासी गलियारों में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। वहां पर कुंदरकी है, बीजेपी का विधायक मुसलमान ने वोट किया है क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। मैं पर्सनल नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा सिर्फ इतना था, एक क्लियर कर दूं, मैं व्यापार मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पूर्वांचल का, पश्चिम प्रदेश का एक जिला मेरा घुमा हुआ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, सब जगह मैं जाता हूँ। मगर जिस कंडीशन पर वर्क हो रहा है उस कंडीशन पर वोट नहीं मिल रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। सुन ले, बहस का मुद्दा नहीं है, ना ही मंच है, हम संवाद कर रहे हैं। बहुत सही है, वोट मिल रहा है, कम मिल रहा है, उसी प्रयास में हम लोग हैं कि लोग सच्चाई के साथ जुड़े, लोग अच्छाई के साथ जुड़े। धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं और उसमें काफी सफलता मिली। लेकिन ये आदिकाल से चला हुआ आ रहा है कि सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ लोग बड़ी देर से जुड़ते हैं। ये आदिकाल से चला आ रहा है कि लोग भगवान राम से लड़ने के लिए रावण के साथ भी खड़े थे। तो ऐसे जो राक्षसी विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो भ्रमित लोग हैं, हमारे साथ अभी नहीं आ पा रहे। हम उनको समझा पा रहे नहीं, अभी समझाने में असफल है। लेकिन हमारे धर्म की भी, हमारी संस्कृति की भी, हमारे देश की भी मानना है सत्यमेव जयते, सत्य का ही जय होगा। ये सारे भाई बहन हमारे जो, चलिए सिद्दीकी साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब चुनाव देश के साथ प्यार करते हैं। चुनाव बहुत नजदीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको शुभकामनाएं, आप हमारे लिए आए, वक्त निकाला, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया सिद्दीकी जी। और जो आप कह रहे हैं वो सिद्ध करके दिखा देंगे तो सवाल अपने आप बंद हो जाएंगे, नैरेटिव भी सेट हो जाएगा। शुक्रिया। लेकिन आप जाए उससे पहले, बहुत शुक्रिया सर, आप जाए उससे पहले हमारे सहयोगी हैं जिनका नाम मैं बुलाना चाहूंगी, वो मंच पे आए। तहलका ग्रुप से हमारी सहयोगी एक छोटा सा भेंट आपको देना चाहती है, एक सुवेनियर, ताकि एक अच्छी सी तस्वीर निकल पाए तहलका ग्रुप की ओर से आपके लिए। एरिशा कहा ना,
आप क्या चाहते हैं? अवैसी जी जो है आप क्या वो चाहते हैं? मेरे नजर में वो जिन्ना के सेकंड वेरिएंट है, क्योंकि जो अवैसी जी का चाल है, जिस प्रकार से जिन्ना ने देश को बांटा था कुर्सी के लिए, जिन्ना को भारत माता से कोई शिकायत नहीं थी, और ऐसा भी नहीं कि जिन्ना को राजनीति ने कुछ दिया नहीं था, चलिए अब देखिए, लेकिन जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना था। ये भारत देश है, यहाँ पतंग भी और उड़ेगी, उसके पास सब्र नहीं था। कमल भी खिलेगा, हैंड पंप अगर भी वो चलेगा। सब्र करता तो शायद बन भी जाता। छोड़िए जिन्ना को, हमारे देश के मुद्दे में बिल्कुल नहीं है वो। आप तो ऐसे जिन्ना को देश ने हमेशा हराया है, और अवैसी तो अभी बेचारा जो है वो धीरे धीरे कोशिश कर रहा है जिन्ना बनने की। चलिए, अब चुनाव में उनकी पतंग काटिएगा। ओवैसी